पोर्टल का आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौशिक कुमार। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कार्य पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे और न्यूमेरिकल के साथ साथ हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। उन प्रकारों में हमने लगभग 4-5 परिभाषाओं को परिभाषित किया था। दूसरी बात देखिए, आपको याद रखना है कि हमारे सिलेबस में जो ऊर्जाओं के बहुत सारे प्रकार थे, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बहुत सारी विद्युत ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जाएं थी, इन सब की कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं दे रखी थी। लेकिन हमारे सिलेबस में पैटर्न के तौर पर सबसे जो बड़ा बिंदु है वो यांत्रिक ऊर्जा है, जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा थी। तो मैंने जो आपको बताया था, हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में वैसे भी पढ़ लिया था। जब उसको हमने बड़े रूप में स्टार्ट किया था तो उसकी परिभाषा को भी हमने देखा था। तो हम अंततः गतिज ऊर्जा पर चल रहे थे। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या थी। देखिए, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों कॉमन वर्ड हैं। गतिज ऊर्जा के लिए जो शब्द मैंने यूज किया है, संचित शब्द और निहित शब्द। निहित का मतलब भी वही होता है और संचित का मतलब भी वही होता है। यानी अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु की गति के कारण जिस वस्तु में समाहित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, निहित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। हमारे पास इसके लिए बहुत सारे उदाहरण थे। हमने देखा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ पक्षी, इसी प्रकार का उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, नदी का बहता हुआ पानी, पेड़ से गिरता हुआ फल, जिनमें थोड़ी बहुत गति विद्यमान थी। यानी गतिशील वस्तुओं के लिए जिनमें गति विद्यमान थी, वो सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण में आते हैं। आप देख सकते हो, उड़ता हुआ पक्षी गतिशील है, पेड़ से टूटा हुआ फल ये भी गतिशील है, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर ये भी गतिशील है, नदी का बहता हुआ पानी ये भी गतिशील है। तो ये सारे के सारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किसी वस्तु की गति के कारण या संचित। अब देखिए, मैं तुम्हें दोबारा फिर बता देना चाहता हूं, ये जो वर्ड आप देख रहे हो संचित शब्द, देखिए ये लिख रहा है संचित, और एक शब्द होता है निहित। इन दोनों का एक ही मतलब है। आप उसको एक या तो निहित ही कह लो या संचित कह लो। तो आपको लिखना क्या है? लिखना है किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ पक्षी, पेड़ से टूटा हुआ फल, नदी का बहता हुआ पानी, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण। ठीक है। अब देखिए, हम इस बात को कल पढ़ चुके थे कि आप किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा समाहित है, किसी वस्तु के कितनी ऊर्जा है, इसकी माप हमने कैसे की थी। हमने इसके लिए उसके बारे में उस माप की, उस गति, उस वस्तु की ऊर्जा की माप जो है ना, या गणना हमने उसकी कार्य के आधार पर की थी। यानी जो वस्तु जितना अधिक कार्य करती है उसमें ऊर्जा की मात्रा ही उतनी अधिक होती है। जिस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य का मान कम होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा भी कम होगी। ये निश्चित सी बात है। तो अब किसी वस्तु में जितनी ऊर्जा है, इसकी माप या गणना हम उसके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और देखिए, हमने गतिज ऊर्जा की भी परिभाषा पढ़ी, हमने गतिज ऊर्जा की उदाहरण पढ़े। अब इस गतिज ऊर्जा के लिए हम सूत्र विस्थापित करेंगे कि वास्तव में गतिज ऊर्जा होती कैसी है, इसका सूत्र कितना होता है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको गणितीय रूप देख रहे हैं, समझना ध्यान से इसको। ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ, जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये ए बिंदु ए है और ये भी बिंदु है। हम इसको कई बार और बेसिक बना लें। इस पर कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, इसको वस्तु कह सकते हो। m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा है, निकाय इसको कह सकते हो, वस्तु कह सकते हो, पिंड कह सकते हो। ठीक है। इस पर देखिए, मैंने अब इसको आपको हिंदी में लिखना है चित्र के साथ में। क्या लिखना है? माना m द्रव्यमान की वस्तु ए बिंदु पर रखी हुई है, उस पर F बल। अब देखिए, ये F बल है ना, ये F बल में लगा रहा हूं। किधर? वस्तु की गति की दिशा में। मैं आपको उस बात को बता चुका हूं कि अगर वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु की गति की दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगर वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के विपरीत दिशा में है, गति के विपरीत दिशा में है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये बात आपको समझनी है और मैं आपको उसको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने दो बिंदु ए तथा बी, ये बिंदु हैं ए और बी। मैंने ए बिंदु पर m द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु रखी हुई है। इस m द्रव्यमान के पिंड पर मैं F बल आरोपित करता हूं। किधर? वस्तु की दिशा में, क्योंकि हमको इस वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचाना है। तो वस्तु की गति की दिशा में मैं F बल आरोपित कर रहा हूं। इस F बल आरोपित करने से इस वस्तु पर मैं F विस्थापन उत्पन्न होता है। बस जब यहां से यहां तक देखिए, विस्थापन क्या था, हमने इस बात को पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक भाषा में कार्य क्या था? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से इसमें अल्प विस्थापन उत्पन्न हो जाए, यानी वो अपनी जगह से हिल जाए, टहल जाए, उसको विस्थापन कहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से यही कार्य होता है।
समझ लो, मैं उस बात को आपको बता चुका हूं। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य कौन सा नहीं होता? अगर मैं किसी बहुत बड़ी चट्टान को पूरे दिन धक्का लगाऊं और धक्का लगाने से वो अपनी जगह से इंच भर तक न हिले, ताकि मेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो गई, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में इसको कार्य नहीं कहा जा सकता। कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, यानी वो विस्थापित हो जाए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कार्य कहा जाता है। तब कार्य को क्या पढ़ा था हमने? कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो कंडीशन यहाँ पे यही है। मैंने क्या काम किया? ए बिंदु पर m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा रखा हुआ था, इस पर F बल आरोपित किया। F बल आरोपित किधर किया है? बल्कि जो वस्तु की दिशा है, यानी वस्तु की गति की दिशा में मैंने F बल आरोपित किया है। इस F बल के आरोपित करने से इस वस्तु में F विस्थापन उत्पन्न हुआ है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात थी कि जहां पर ए बिंदु पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई थी, ये इसका प्रारंभिक वेग था u। समझ लो बात को। देखिए इस बात को मैं यूं भी समझा सकता हूं कि m द्रव्यमान का टुकड़ा एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब देखिए प्रारंभिक वेग जब वस्तु अपनी विराम अवस्था में होती है, जहां पर रखी हुई होती है, उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्योंकि वस्तु गति तो कर रही नहीं होती है, वस्तु गति तो करती नहीं है, लेकिन उस गति के लिए तैयार होना, उससे पहले का जो वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग यू कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड अपने प्रारंभिक वेग यू से यू पर रखा हुआ है, उस पर हमने F बल उसकी गति की दिशा में आरोपित किया है। बल लगाने से उसमें F विस्थापन उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है। तब ये वस्तु कहां जाएगी? m द्रव्यमान की वस्तु B बिंदु पर पहुंचेगी यहाँ पे। तब इसका वेग u से क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। इसको अंतिम वेग कहते हैं। तो इसका वेग बदल जाएगा ना। वेग बदलने से इसमें माना a त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए ये बात आपको जो मैंने इसमें समझा रहा हूं, आपको ये बात जो है ना हिंदी में लिखनी है। कैसे लिखनी है एक बार सुन लीजिए। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड अपने एक समान वेग u से गतिशील है, उस पर मैंने F बल आरोपित किया। कहां? वस्तु की गति की दिशा में, इधर गति की दिशा में मैंने F बल आरोपित किया। बल लगाने से उसमें F विस्थापन उत्पन्न हुआ। तब उसका m द्रव्यमान का टुकड़ा ए बिंदु से B बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ इसका वेग u से किस में बदल जाएगा? अंतिम वेग में बदल जाता है। वेग बदलने से इसमें उत्पन्न त्वरण ए हो। तब गति के तृतीय समीकरण से गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? बताओ क्या होता है गति का तीसरा समीकरण? ये बात देखिए आपने 9वीं क्लास में पढ़ी होगी। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? ये होता है ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये तो होता है गति का तीसरा समीकरण। ए का मान निकाल लीजिए इधर। ए का मान निकालोगे तो अब क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, परंतु क्या होता है बताओ? परंतु गति के दूसरे समीकरण से गति के द्वितीय समीकरण से गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? यहां जाए जगह नहीं है। F बराबर a में, ठीक है, a का मान समीकरण, इस a का मान समीकरण 2 में रखने पर ये रहा ना a का मान, यहाँ इसको मान रख दो a का। ठीक है, देखिए रखिए a का मान कितना है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, परंतु कार्य की परिभाषा से, कार्य की क्या परिभाषा है? w बराबर एफ एस। यही तो होता है, W बराबर एफ एस होता है ना। अब इसके बारे में इसको आगे हल कर लो। ठीक है, इसका मान रखने से रख देंगे इसको। देखिए कैसे रखेंगे। तो ये क्या था? कार्य की परिभाषा से। देखिए इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं।
इसको आप चाहो तो लिख सकते हो एफ एस 1/2 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो इसको। भाई इसको बाहर लोगे ना, ये तो 1/2 आ जाएगा, या 2 लगाओगे तो मैंने इन दोनों को बाहर निकाल लिया है एफ एस, ठीक है। 1/2 दो को एक बड़े ले लिया बाहर, ठीक है। अब इसमें यहाँ एम और लगाओ, ठीक है, एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए, परंतु हम जानते हैं कार्य की क्या परिभाषा है। कार्य की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर क्या होता है एफ डॉट एच, ठीक है। अब W का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, इसको मैं इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, समीकरण 3 में रख देते हैं। W का मान जब समीकरण 3 में आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि W का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप W का मान समीकरण आप 3 में रखोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे W बराबर, ये तो एफ एस कीजिएगा तो W आ जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे हल कर लो, जगह नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप स्किप करके इनको देख लेना कहाँ से मिटाऊं, ठीक है। आप इसको जब आप इनको उतारो इनको स्किप करके एक बार वीडियो को समझ के नोट बना के इनको उतार लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए इसको, ये इसका अंदर गुणा करा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस फिर 1/2 वी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, परंतु हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब हमने देखा था कि प्रारंभ में जो एक समान वेग u था वो तो 0 होता है, क्योंकि वस्तु गतिशील तो होती नहीं है। जब गतिशील नहीं होती तो प्रारंभ में जो उसका वेग होगा वो नगण्य होगा, शून्य के बराबर होगा। तब W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 0। ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखना है प्रारंभिक वेग 0 होता है, u का मान 0 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो अब लिखना है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर लिखना है, आपको लिखना है यदि किया गया कार्य, क्योंकि W में किया गया कार्य किसमें बदल जाए, गतिशील ऊर्जा के कारण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, तब क्या होगा E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। इसको आप E के में लिख सकते हो, के का मतलब गतिज ऊर्जा। अतः किया गया कार्य E के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। और याद रहे कि हमेशा गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात भी आपको लिखनी है कि गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, टोटल ये मैंने जो निकाला है ये गतिज ऊर्जा का है। आपको ये बात याद रखनी है कि गतिज ऊर्जा जिसकी, देखिए एक बार मैं अब दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको एक बार और समझ लेना। हमने देखा था कि किसी वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ पक्षी, बहता हुआ नदी का पानी, या फल से टूटा हुआ, पेड़ से टूटा हुआ फल, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण थे। हमने गतिज ऊर्जा के द्वारा किए गए कार्य की माप की गणना की थी। हमने देखा था कि हम क्या काम करें, हमने एक m द्रव्यमान का टुकड़ा जो A बिंदु पर रखा हुआ है, अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, उस पर हमने F बल आरोपित किया था। कहाँ, वस्तु की गति की दिशा में। जब हमने इस पर F बल वस्तु की गति की दिशा में आरोपित किया था तो हमने देखा था कि उसमें F विस्थापन उत्पन्न हो गया था। अब यदि F बल के कारण वो एक बिंदु A से B बिंदु पर पहुंचता है तो उसका प्रारंभिक वेग जो अंतिम वेग V में परिवर्तित हो जाता है। जब उसका प्रारंभिक वेग u जो है ना अंतिम वेग v में परिवर्तित होगा तो उसमें उत्पन्न त्वरण नहीं होगा। तब गति के तीसरे समीकरण से हमने देखा था, क्या देखा था, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। हमने a का मान निकाल लिया, a का मान फिर समीकरण हमने गति के द्वितीय समीकरण में रख दिया था। फिर जैसे इसके मान रखते गए फिर वो पूरा चार्ट आपके सामने है, और इस तरह से हमने अंत तक देखा गया कि यदि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो E के बराबर 1/2 एम स्क्वायर होगा, जो एक गतिशील ऊर्जा का या गतिशील वस्तु की ऊर्जा को चिन्हित या निहित करता है, प्रदर्शित करता है। और आपको याद रहे कि गतिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा की। देखिए स्थितिज ऊर्जा की क्या बात करें, मैं मिटा रहा हूं उसको, है ना। जब आप समझ लो, लाइव क्लास देख लो, तो उसके बाद आप इसको स्किप करके नोट बना के उतार लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल और दे रखा है, मैं न्यूमेरिकल करा देता हूं पहले आपको। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल के बारे में मैं तुमसे इसलिए कह रहा था कि सारे न्यूमेरिकल्स को आप पहले साथ के साथ करते चलो। पिछली बार भी हमने ऐसे ही देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे और तुम लोगों की आदत इतनी खराब है, तुम करते नहीं हो। कह रहा है एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, कह रहा है एक समान वेग से, एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। कितनी जूल है? 2500 जूल। फिर क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो, कह रहा है इस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो हो तो उस वस्तु का वेग ज्ञात करो। कह रहा है उस वस्तु का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हमें वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, दे क्या रखा है, दिया क्या है। देखिए हल कर रहा हूं मैं, तो सॉल्यूशन देखिए उसने दे रखा है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है। गतिज ऊर्जा को मैं सीधा लिख रहा हूं, ए के बराबर कितना है, 2500 जूल, 2500 जूल। और क्या दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान एम कितना दे रखा है उसने, 50 किलो। पूछ क्या रहा है हमसे, वस्तु का वेग पूछ रहा है, यानी वस्तु का वेग भी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको, क्या कहता है। देखिए हम जानते हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, लिखो यहां पर लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वस्तु, सीधा लिख लेते हैं, ई के बराबर क्या होता है, 1/2mv², ठीक है। ई के बराबर क्या होता है, 1/2mv²। इसको हमें वेग ज्ञात करना है, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा 2e चलेगा इसको बटे m। इसका इनके मान रख दो, लाइक तो इसमें क्वांटम भर के लाओ, क्वांटम भर के लाओ, मान रख दो इसका 2, ई का मान कितना है 2500, एम का मान कितना है 50। हल कर लो इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इनका गुणा करा दो। जब इनका आप गुणा कराओगे तो आप देखोगे, इसको आगे हल कर लेना और इसको काट पीट के, जब इसका आप गुणा कराओगे तो ये टोटल आ जाएगा। इनको आगे हल कर लो और काट लो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 0 बच गई 100, ठीक है। v² का मान निकाल लो आगे, ये बराबर √, ±10, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल